नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हेडलाइंस में है पिछले एक सवा साल से, राइट। अदरवाइज तो ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा इवेंट होता है तो इस टाइप की न्यूज़ आती है, बट कंसिस्टेंटली मुझे अच्छी तरह याद है सितंबर में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर यही हाल रहा तो अगस्त सितंबर 2026 तक रुपी 100 भी टच हो सकता है अगेंस्ट $1। ठीक है, तो नंबर्स को नहीं ट्रेस करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जिसके कारण रुपी की इतनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, बट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप समझना चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो स्टेप्स होंगे जिनको मैं फॉलो कर सकूं और अचीव कर सकूं सक्सेस, राइट। प्री निकालने का, प्री क्रैक करने का कोई तो फॉर्मूला होगा ना, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टीचर्स की नहीं सुननी है, एजुकेटर्स की नहीं सुननी है, कोई बात नहीं, जिन्होंने ये काम किया है पहले, जो रैंक होल्डर्स हैं उनसे सीख लो। 27 मई को सुबह 11 बजे आरएस ओनली के सेंटर के ऊपर एक सेमिनार है, राइट। एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड है, रजिस्टर करो, सीट्स लिमिटेड हैं। और जो भी टॉपर्स से जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपके माइंड में एक क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, किसी टाइप का कोई मोटिवेशन में कमी है, देन प्लीज इनसे बात करो और अपना सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करवा लो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन आपके पास में ओपन है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। एक फोन नंबर भी है, उसके ऊपर कॉल करो, जो भी काउंसलिंग आपको चाहिए यू टेक हेल्प फ्रॉम दैट। ठीक है, प्लस इसको जरूर अटेंड करना है, इसको जरूर अटेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेटर्स और टीचर्स और जैसे मैं हूँ तो हम ही नहीं बोलेंगे, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इस फील्ड में सर्व किया है, जिन्होंने इस एग्जाम को निकाला है, क्रैक किया है, उनसे सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं सबसे मिलूंगी 27 मई को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? रूपी का फ्री फॉल। तो व्हाई इज एग्जैक्टली इज द इंडियन रूपी फॉलिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर? क्या कारण है? बहुत शॉर्ट में, बहुत बेसिक में देखते हैं कि आखिर हमारे पास में रीजंस हैं क्या, इमीडिएट रीजंस क्या हैं। कुछ ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जिनके कारण रूपी फ्री फॉल में है, कुछ ऐसे परपेचुअल रीजंस होते हैं जो काफी टाइम से चले आते हैं जिनके कारण रूपी की वैल्यू हमें साल दर साल गिरती हुई ही नजर आती है, राइट। मैं स्कूल से इस चीज को पढ़ रही हूँ, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट न्यूज वो की वही है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि हाँ रूपी इतना अप्रिशिएट हुआ है कि इंटरनेशनल न्यूज बन गई हो। तो हम आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट रीजन है ऑयल प्राइस सर्ज। ये इमीडिएट रीजन है, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है। जहां पर वॉर हो रहा होता है वहां की जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो महंगी हो जाती है। वो महंगी क्यों हो जाती है? क्योंकि उन एक्टिविटीज को इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट अटैक। भाई जैसे यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन अटैक हो गया है। हर बिजनेस, जो भी सेंटर होता है, जो भी ऑफिस है, जो भी आपका जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे भी आप लोगों को इकट्ठा करके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, उस जगह का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, राइट। उस चीज का इंश्योरेंस इंश्योर करता है आपको कि भाई कल को नुकसान हो गया तो हम पैसा भर देंगे। नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वॉर में। उन्हीं चांसेस के कारण वो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। पहली चीज तो महंगाई वहां से आती है। दूसरी चीज, क्योंकि अटैक हो रहे होते हैं, वॉर हो रहा होता है, तो जिस क्वांटिटी में पहले ऑयल निकाला जाता था धरती के अंदर से, उस क्वांटिटी में नहीं निकाला जा रहा। तीसरी चीज, अगर उसी क्वांटिटी में निकाल भी रहे हैं तो कुछ प्रायोरिटी कंट्रीज होते हैं जिनको ही ऑयल जाएगा, बाकी हर किसी को वो ऑयल नहीं बेचते क्योंकि महंगा हो गया, राइट। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ऑयल मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ लॉकिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल लो, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट बोल लो, वॉर जोन बोल लो, कुछ भी बोल लो, रीजन वही है अभी तक। पहली चीज तो ये इमीडिएट कॉज है, ट्रिगर कॉज है, राइट। नेक्स्ट, हैवी एफआईआई आउटफ्लो। अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है इकोनॉमी को लेकर, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अब क्योंकि ऑयल महंगा है तो ऑयल महंगा हो गया है। अभी तक आई थिंक 2 दिन पहले ही 3 रुपीज पर लीटर हमने ऑयल को महंगा किया है, राइट। पेट्रोल डीजल इनको महंगा किया है। इससे पहले भी टेक्निकली ऑयल महंगा कंपनीज के लिए हो गया था, क्रूड ऑयल के लिए हो गया था, रिफाइनरीज के लिए हो गया था, ऑयल महंगा हो गया था। तो उनका प्रॉफिट क्या श्रिंक होने लग गया था। जब प्रॉफिट श्रिंक होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बचाने की कोशिश करते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। जिन कंट्रीज में नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने लग जाती है। उन कंट्रीज में दूसरे कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती।
उनको ये लगता है कि ये कल को नुकसान में चले जाएंगे, इनका प्रॉफिट वैसे भी कम होने लग गया है, कोई नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, कोई नया प्लान आ नहीं रहा, इनका मार्केट डाउन जाएगा, अपन अपना पैसा यहाँ से निकाल लो, राइट। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपना पैसा निकालने लग जाते हैं मार्केट के अंदर से। मैं शेयर मार्केट्स और स्टॉक्स और इनकी बात कर रही हूँ। जब ये पैसा निकालने लग जाते हैं इन मार्केट्स के अंदर से, तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो फॉल करता है। जब शेयर मार्केट फॉल करता है तो पब्लिक का इंटरनेशनली और लोकली भी जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी में, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपके जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी डिवैल्यू होती है। क्यों? एग्जैक्ट सेम रीजन, वापस घूम के 40 सेकंड 50 सेकंड रिवाइंड करके सुनो, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड, जो ग्लोबल यूएस डॉलर जो ग्लोबली बहुत ज्यादा इज्जत रखता है ना, उसके पीछे कारण यही है ना। अभी अपन ने क्या बात करी थी कि मेरे कंट्री में से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना पैसा खींच लिया, कहीं तो लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बैंक अकाउंट में डाल देंगे वो अपना पैसा कि भैया इंटरेस्ट खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट ही होता है जो आपको एक्चुअली ग्रो करवाता है। तो अगर वो यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं? वो यूएस डॉलर में लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर ही एक ऐसी करेंसी है जिसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट सभी ट्रेड एक्टिविटीज बैक हुई हुई हैं। ब्राजील और इंडिया अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो ब्राजीलियन करेंसी में नहीं कर रहे, वो इंडियन करेंसी में नहीं कर रहे, वो यूएस की करेंसी में कर रहे हैं, राइट। इंडिया अगर सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद रहा है तो वो ना तो रियाल में हो रहा है, ना वो रुपी में हो रहा है, वो डॉलर में हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है, क्यों? क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज किया जाता है, डॉलर को पेग कर दिया गया है बहुत सारी ट्रेड, लगभग सभी ट्रेड एक्टिविटीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो डॉलर टेक्निकली हमेशा स्ट्रांग रहेगा। डॉलर का फॉल भी अगर होगा ना तो वो दूसरी कंट्रीज की करेंसीज को लेके ही फॉल होगा, ओके। तो डॉलर इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। जब वो डॉलर इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है तो डॉलर की वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ दीज एफआईआईज बढ़ जाती है कि यार ये कभी नहीं गिरेगा, इसमें पैसा लगा दो, अपन इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। जब वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता है, और कोई चीज अगर स्ट्रांग हो रही है तो किसी दूसरी चीज को कमजोर करके स्ट्रांग हो रही है, ओके। तो टेक्निकली रुपी भी फॉल हो रहा है और डॉलर भी राइज हो रहा है, इसलिए हमें एक्सट्रीम डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल क्या हो रहा था? डॉलर स्ट्रांग नहीं हो रहा था, सॉरी, पिछले साल रुपी फॉल नहीं कर रहा था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, राइट। पिछले साल रुपी ने टेक्निकली रुपी खुद फॉल नहीं हो रहा था, डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसके अगेंस्ट रुपी या दूसरी जितनी भी करेंसीज है उनका फॉल हमें नोटिस होने को मिल रहा था, ठीक है। और इसीलिए मैंने जो सितंबर अक्टूबर में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा भी था कि निर्मला सीतारमन ने जो बात बोली है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, कि भाई रुपी इज नॉट फॉलिंग, शी वॉज टेक्निकली राइट, मतलब हाफ राइट मान लो। रुपी खुद फॉल नहीं कर रहा था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। आज कंडीशन डिफरेंट हो गई है, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, रुपी भी फॉल कर रहा है, इसलिए हमें एक्सट्रीम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ गई पॉइंट? गुड। नेक्स्ट, ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या चीज है? इंडिया की एक खासियत है कि हम जितना सामान बनाते हैं उससे ज्यादा सामान हम कंज्यूम करते हैं। आपके पास में 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो दिन भर का जितना भी आपका सर्वाइवल का खर्चा है वो कितना है? 130 रुपया है। वो जो 30 रुपए जो एक्स्ट्रा आप खर्च कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो जब आपके जेब में उतने पैसे ही नहीं है? तो क्रेडिट, आप लोन ले रहे हो, उस लोन को आपको एक दिन चुकाना पड़ेगा, वो 30 रुपए आपके 31.5 बन जाएंगे। वो जो 1.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है वो आपका इंटरेस्ट है। यही होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि ट्रेड डेफिसिट। जितना मैं पैदावार कर रही हूँ, जितनी मैं चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, उनको सेल कर रही हूँ, उससे ज्यादा चीजें मैं एक्चुअली कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये होता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब नुकसान। बहुत ही सिंपल शब्दों में डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान। नुकसान क्यों हो रहा है? हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है। जब मेरी कंट्री में कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, यानी कि मैं बाहर सामान कम बेच पा रही हूँ, बाहर से सामान मेरे पास में ज्यादा लिया जा रहा है, तो मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रही हूँ। मैंने भी बताया था ट्रेड किस में होता है? डॉलर में होता है। जब मैं बाहर सामान बेचूंगी कम और खरीदूंगी ज्यादा तो मेरे घर से डॉलर खर्चा ज्यादा जाएगा और मैं कमाऊंगी कम। खर्चा ज्यादा करूंगी तो मेरी करेंसी तो वीक हो गई, मैंने तो डॉलर को बल्कि और स्ट्रॉन्ग कर दिया, राइट। यहां पर चाइना जीत गया। यही वो पॉइंट है जहां पर एक्चुअली चाइना जीत चुका है। चाइना हैज ऑलरेडी वन, ओके। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, अभी भी ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम अभी भी नुकसान का बिजनेस कर रहे हैं। और तीसरी चीज ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। वो वही बात है, लोगों ने इन्वेस्ट करना कहाँ शुरू कर दिया है? डॉलर में। जो इंडिया का मार्केट राइजिंग मार्केट था, जिसको आईएमएफ ने और जो भी वर्ल्ड बैंक वगैरह की जितनी भी एजेंसीज वगैरह हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्या नाम है, स्टैंडर्ड एंड पुअर वगैरह है, एसएनपीज वगैरह हैं, इन्होंने क्या AA+, सॉरी BBB+ और इस तरह की हमें रेटिंग दे रखी थी। भाई इंडिया जो है वो ग्रोइंग मार्केट है,
लगाओ पैसा, खूब पैसा कमाओ। वो गड़बड़ हो गया। क्योंकि वो गड़बड़ हो गया है तो जो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट था वो हमारे यहाँ से निकल गया। इंडिया के मार्केट में रिस्क लेने को जो वर्ल्ड तैयार हो रहा था, जो पैसे लगाना शुरू कर दिया था कि हम इंडिया के रिस्क के साथ खेल सकते हैं, वो अब गड़बड़ हो गई, वो अब नहीं कर सकते। गुड, इमीडिएट रीजंस यही हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रीजंस क्या हैं? हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, अभी बात कर लिया अपन ने। हम हमेशा से नुकसान का बिजनेस करते आए हैं। इनफैक्ट 2020 जब कोविड के लॉकडाउन लगे थे तो इस तरह की बातें आई थी कि भाई वी कैन प्रोड्यूस ऑन आवर ओन। हमने किया भी था, हमने बहुत प्रोडक्शन किए, मतलब युद्ध स्तर पे हमने काम किया, फिर भी इनफ नहीं था। क्योंकि वो अभी भी इनफ नहीं था और उसके बाद में हम रिलैक्स हो गए, बोला कोविड गया, चलो वापस इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, वही प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश अगर करी भी तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइन लेके चल रही हूँ क्योंकि जो स्टेट के पास में जो डेटा होता है मैं एक्जैक्टली उसी डेटा को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल व्यूज नहीं रख सकती यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया वर्सेस यूएसए। नाउ इस पॉइंट में जो अमेरिकन हैं वो अग्री नहीं करेंगे। अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लेकिन वहां पर होलसेल इन्फ्लेशन हाई नहीं है, वहां पर जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, सीपीआई जो होता है वो हाई है। तो इसलिए जो वहाँ के जो लोकल जो बायर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जब वो रिटेल सामान खरीदते हैं तो उनको महंगा फील होता है। लेकिन वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए महंगाई नहीं आई है और इसीलिए वो अपने एक पर्टिकुलर लेवल पे जितनी कॉस्ट पे वो सामान बना रहे थे उतनी कॉस्ट पे सामान बना पा रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो तो कंट्रोल्ड है, सिटीजन्स को महंगाई वो फील नहीं हो रही है जो 8-9% पे 2012-13 में थी। हमारे बिजनेसेस के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत हाई हो गया है, अराउंड 7.88% के आसपास है। दैट इज टू मच। हमारे यहाँ पर सामान बन महंगा रहा है। ठीक है ना, मैंने बोला कि भाई महंगाई नहीं है, मैम इतनी महंगाई हो गई है, आपको नहीं पता है क्या, इतने में सब्जी आती है, इतने में तेल आ रहा है। आई नो वो हमें महंगा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हमारी जो इनकम है उसमें हमने राइज नहीं देखा। आज से 10-15 साल पहले जो हमारी इनकम थी, जिस पोजीशन पे डैड काम करते थे, जिस पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हैं, 10-15 साल पहले भी एग्जैक्टली वही सैलरीज थी, इनकम्स थी जो आज हैं। हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है और इकोनॉमिक डेफिनेशन के अनुसार 2 से 6% का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए, जो है कंट्री में। तो इकोनॉमिक्स की नजर से देखूं तो इन्फ्लेशन अच्छा चल रहा है, सब अभी तक तो संभला हुआ है। मुझे महंगाई इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मेरी इनकम नहीं बढ़ी। तो अगर मैं 20,000 की कोई मेरी नौकरी थी और उसके अंदर मैं 4-5 हजार रुपए का कोई एक सामान खरीद रही थी, तो वो आज इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट करने के बाद में वो मेरे को 5,500-6 हजार का पड़ रहा है, लेकिन मेरी इनकम अभी भी 20,000 है, इसलिए मुझे ये महंगा लग रहा है। अगर इसी प्रपोर्शन में मेरी इनकम बढ़ जाती तो मेरे को ये महंगाई फील नहीं होती। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया में थोड़ी उल्टी चल रही है, हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है और हेल्दी इन्फ्लेशनरी ग्रोथ भी हम दिखा रहे हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? यस। नेक्स्ट, हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस। हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला गोल्ड इंपोर्ट मत करो, गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल आइटम्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, एआई, पॉकेट एआई लिया अभी रिसेंटली मैंने, एक पॉकेट एआई लिया है। कोई भी मीटिंग वगैरह होती है उसकी जिस्ट वगैरह मेरे पास में आ जाए अपने आप ही, और मैं कुछ पॉइंट मिस ना कर दूं, अगर मैं नोट्स नहीं लिख पाई किसी कारण से, जो भी है, मैंने एक पॉकेट एआई लिखा। इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया, हम बनाते ही नहीं है वो वैसी चीजें। जिस कैमरे से मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो माइक मैंने लगा रखा है, जो सिस्टम मेरे पास में अभी है, वी जस्ट डोंट मेक इट। मेरा फोन, वी डोंट मेक इट। हम असेंबल हो सकता है कर रहे हों, बट अगर हम स्क्रैच से वो चीज नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम ग्लोबल मार्केट में एक तरह से बस जुगाड़ करने वाले लोगों में से ही हैं। हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है ऑफ दैट काइंड ऑफ वैल्यू जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में खड़ा उतर सके। भाई ठीक है भैया, हम भी फाइट करने को तैयार हैं, दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी प्रोड्यूस, वी जस्ट डोंट। समझ में आ गई प्रॉब्लम? तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल फ्लो वॉलेटिलिटी। अभी मैंने बताया था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, यस नाउ इट्स ओके। तो जो एफआईआईज होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। छोटा मोटा किसी मार्केट में नुकसान अगर हुआ तो उन्होंने अपना पैसा खींच लिया। रिमेंबर लास्ट ईयर एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी यूएस में से, है ना, शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है, कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश कर दी, अडानी के शेयर्स गिर गए, सबको नुकसान हो गया। इनफैक्ट पूरे कंट्री का मार्केट झटका खाया था। वो शॉर्ट सेलर्स थे। अगर वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी इतना बड़ा मुझे नुकसान कर सकती है, तो इमेजिन करके देखो जो बिलियंस ऑफ रुपीज फ्लो होता है, अगर वो एक साथ बाहर निकलेगा तो मेरे मार्केट में कितना नुकसान होगा। तो ये जो कैपिटल फ्लो वॉलेटिलिटी है वही चीज है। नेक्स्ट, आरबीआई मैनेज्ड फ्लोट पॉलिसी। आरबीआई का फ्लोट पॉलिसी क्या होता है?
हमारे पास में करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि हमारे पास में डेफिसिट है, हम ट्रेड नुकसान में कर रहे हैं, तो रुपये की वैल्यू गिरना लाजमी है। लेकिन कहीं ये रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा ना गिर जाए कि सब बर्बाद हो जाए। आरबीआई एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जितना भी हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज है, हम उसको थोड़ा बहुत मार्केट में ओपनली सेल करना शुरू कर देते हैं। आरबीआई ये काम करता है, ठीक है। ओपन मार्केट हम डॉलर को सेल करने लग जाते हैं, तो हम जितना भी मार्केट में से रुपये है उसको खींचने लग जाते हैं और डॉलर मार्केट में फ्लोट करने लग जाता है। जब डॉलर मार्केट में फ्लोट बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और क्योंकि मैंने रुपये मार्केट से खींच लिया तो रुपये का क्या हो गया, डिमांड, सॉरी रुपये की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो रुपये की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन मैम रुपये की वैल्यू तो बढ़ती ही नहीं है, रुपये का फ्री फॉल जो है हम उसी को धीमा कर पाते हैं, हम रुपये की वैल्यू नहीं बढ़ा पाते। रुपये इतना ज्यादा वीक अदरवाइज भी है इसलिए। पर मैनेज फ्लोट पॉलिसी का मतलब यही होता है कि जो भी करेंसी मार्केट में फ्लोट कर रही है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट। सो आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस गैप्स इन सम सेक्टर्स, इसकी अपन बात कर चुके हैं, राइट। काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें हम इतनी ज्यादा कंपिटिटिव क्वालिटी बनाते ही नहीं है कि दुनिया उस चीज को खरीदे या इंडियंस भी उस चीज को खरीदें, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कैमरा है मुझे बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा है, सिस्टम मेरा बाहर से आया है, माइक मेरा बाहर से बन के आया हुआ है, तो हम ऐसी चीज ही नहीं बना रहे, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हम कहीं आते ही नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी गैप है, कंपिटिटिवनेस गैप है, राइट। इसलिए भी रुपये का फ्री फॉल हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इस तरीके का नंबर देखा होगा, आज का बता देती हूं मैं। 18 मई को हमारे पास में क्या वैल्यू है, 96.20 रुपीज अगेंस्ट $1, अगेंस्ट $1 96.20। मैंने पिछले साल भी जब वीडियो बनाया था तो मैंने कहा भी था कि मैं नहीं चाहती ये बात सच हो, पर मुझे लग रहा है कि अगस्त आने से पहले पहले वी आर गोइंग टू टच 100 रुपीज पर डॉलर। इसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, कुछ ट्रम्प महाशय जो हैं वो भी थोड़े हाइपर एक्टिव हो रखे हैं, ही इज लाइक अ टैंट्रम थ्रोइंग टॉडलर। पर ठीक है, जो भी है, दिस इज द करंट सिचुएशन और ये फ्री फॉल में है। रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, राइट। रिवाइज कर लेते हैं कि जो मल्टीपल स्ट्रक्चरल और इमीडिएट कॉजेज हैं उसके कारण रुपये का फॉल भी हो रहा है और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंस है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर ऑयल हम कितना इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 85% ऑयल नीड्स हमारी इंपोर्ट से आती हैं। इतना मेजर चंक ऑफ कोई एक प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल वैल्यू जो भी होगा वो हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। कोई 8-10% की बात होती, 15-20% की बात होती तो भी हैंडल हो जाता, लेकिन 85% आउट ऑफ एवरी लीटर, आउट ऑफ एवरी 100 लीटर्स 85 लीटर्स जो है वो हम बाहर से मंगा रहे हैं, वो वाली बात है, राइट। नेक्स्ट, आरबीआई वॉलेटिलिटी मेंटेन करता है, मैनेज भी करता है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट हम नहीं कर पाते। कितना फॉरेक्स रिजर्व है इस वक्त, आई थिंक $630 बिलियन के आसपास हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व है। इट्स अ गुड अमाउंट, ये एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है। मैं उस कंट्रीज की बात कर रही हूँ जो कुछ $100 बिलियन में भी हेडलाइंस बना लिया करता था, तो हमारे पास में एक डिसेंट फॉरेक्स रिजर्व है। तो फिर मैम इतनी मारामारी क्यों हो रही, इतनी क्या बार बार न्यूज आ रही है, क्या हो गया अगर वॉर हो रहा है तो हमारे पास में इतना डॉलर अगर रखा हुआ है तो? प्रॉब्लम ये है, बी वेरी केयरफुल, सुनो ध्यान से, हमारे पास में इतना डॉलर है, प्रॉब्लम ये है कि हम डेफिसिट बिजनेस करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की कैसी भी जरूरत हमें पड़ सकती है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन चीजों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा वो डॉलर निकलता हुआ जाएगा, ठीक है, गुड। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है ना कि हमने जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो 100% ब्लॉक कर दिया है। जो कुछ प्री ऑर्डर्स अमेरिका और यूरोप के थे बस उनको अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज इस साल के सितंबर से लेकर जब तक गवर्नमेंट डिसाइड करती है तब तक हमने शुगर का, जो व्हाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर है, ब्राउन शुगर है, जो ग्रेन्युलेटेड शुगर है, इम्प्योर शुगर है, गुड शुगर है, जितनी भी टाइप की शुगर्स होती हैं, शुगर केन का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमने एक्सपोर्ट करने पे 100% रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। चीनी का क्या बचा रहे हैं, मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख देना। चीनी को भी अपन डील कर लेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, उसमें एल नीनो वगैरह का भी थोड़ा बहुत फैक्टर आया हुआ है, बट यहाँ आते हैं वापस, ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज मैनेज्ड डेप्रिसिएशन नॉट फ्री फॉल। नाउ मैं पर्सनली इस चीज से अग्री नहीं करती हूँ। ये चीज मैंने, ये वाला जो सेंटेंस है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, और इंडियन एक्सप्रेस ने और इनफैक्ट द हिंदू ने भी, जो टेक्निकली गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते हैं,
उन्होंने भी यही चीज लिखी है, बट मैं पर्सनली एग्री नहीं करती हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग। जब से ये 28 फरवरी से वॉर स्टार्ट हुआ है, हम एक्चुअली फ्री फॉल में हैं। हाँ, हम बीच बीच में हल्का हल्का कंट्रोल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आरबीआई जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वरना अभी तक 150 पहुंच जाता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री है वो फिर भी बहुत खतरनाक है, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर रुपी क्यों फॉल कर रहा है? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जो इसमें इकोनॉमिक्स में, उनसे आप डील कर पाते हो। इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल होता है डिमांड और सप्लाई, ऑलवेज ऑलवेज डिमांड और सप्लाई का ही गेम है, ठीक है। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। डू अटेंड द सेशन, जो सेमिनार का सेशन होने वाला है प्लीज उसको अटेंड करो और रजिस्टर करना। क्यूआर कोड पे मैं फिर से लगा देती हूँ फ्लैश, ठीक है। सो दिस, ठीक है, इसको स्कैन करो और रजिस्टर करो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए फॉर्म भी है, उसको फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दोगे तो भी यू कैन अटेंड द सेमिनार। आई सी यू इन सम अदर सेशन। थैंक यू।